हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर को स्टडी किया था। आई होप कि वीडियो आपने देख लिया है और आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफार्मर्स में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ। वैसे तो ट्रांसफार्मर्स में वेरियस पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइनर मेजर्स, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि मेजर जो पार्ट्स होते हैं ना, जिनके बिना हम ट्रांसफार्मर्स के कंस्ट्रक्शन को अधूरा मानते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हम आज की वीडियो में समझेंगे कि ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, कोर क्या होती है, वाइंडिंग्स क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, कूलिंग ट्यूब्स क्या होती हैं, कंजर्वेटर टैंक्स क्या होता है, और ब्रीदर क्या होता है, बुकोल्स रिले, एक्सप्लोजन वैन, टेम्परेचर गेज, टैंक आउटलेट, बुशिंग एंड टैप चेंजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2D एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस 2D डायग्राम का एक बेनिफिट ये है कि आप इसको एज इट इज प्रैक्टिस करिएगा अपनी नोटबुक पे, और अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स बताइए, तो आपको यही सेम एज इट इज 2D डायग्राम आपको अपने पेपर में आपको अपने नोटबुक पे वहाँ पे जा करके बनाना होगा। बाकी जो रिटन फॉर्मेट में है वो सभी रिटन फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो घबराइएगा मत, सब चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी हुई हैं लेकिन हिंदी में ही एक्सप्लेन की जाएंगी, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बाकी आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी, तो वो मैं आगे चल के बताऊँगा। चलिएगा आज की वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर्स में बहुत सारे वेरियस पार्ट्स होते हैं, तो मेनली पार्ट्स हमारे ये सभी हैं, ठीक है। इनके बिना हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, अधूरा है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट कौन सा आता है, ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, ये एक तरीके का टैंक होता है जिसमें जो भी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कोर हो गया, वाइंडिंग हो गया, या फिर ऑयल वगैरह हो गया, वो सभी कहाँ पे होल्ड किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक्स में होल्ड किए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, ये देखो एक ऐसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, चौकोर सा एक टैंक जैसा, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर टैंक कहते हैं। इसी में सारी चीजें ट्रांसफार्मर की प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। अब कोर क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो कोर के बारे में आपको बताया था, एक मैग्नेटिक कोर सा होता है इस तरीके से, जिसमें क्या होती है, हमारी वाइंडिंग्स लपटी होती हैं, ठीक। तो इसी में से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फ्लो हो रहा होता है, और यहीं से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोर कहते हैं। यहाँ पे अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी जो लिखना है आपको वो सभी आगे की उसमें बताऊंगा स्लाइड्स में। वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग क्या होते हैं कि जो इस कोर में हमारा लपटे हुए होते हैं तार, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज समझने वाली है, ये जब हम किसी वायर में सप्लाई को पास करते हैं तो आपने देखा होगा कि वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, जैसे कि बताऊँ 420 kV में आपका वर्क करता है, 420 kV में, 33 kV, तो इस तरीके के हमारे वोल्टेज होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर्स की वाइंडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगती हैं, और जो भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हमने इंसुलेशन दिया होता है ना, वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इस ट्रांसफार्मर को में ऑयल भर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे बेसिकली ये समझिएगा, जब हमारे वाइंडिंग गर्म होती है तो उसके आसपास में क्या होता है, ऑयल होता है। तो ऑयल क्या करता है कि जो हमारी वाइंडिंग होती है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन के साथ साथ में जो वाइंडिंग होती है उसको ये कूल करने का भी कोशिश करता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ना, इसमें जो टैंक के अंदर ऑयल भरा होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, वो क्या काम करता है कि जो हमारी वाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेशन देता है, कि जो दो तार जा रहे हैं उनके बीच में इंसुलेशन देगा, और साथ साथ में जो भी वाइंडिंग का हमारा टेम्परेचर राइज होता है ड्यू टू वोल्टेज या फिर करंट की वजह से, तो उसको भी ये डिक्रीज करता है, मतलब कि वाइंडिंग्स को कूल करने का काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो सरफेस हैं जिसमें से एक सरफेस हमारी हीट वाली है और दूसरी सरफेस हमारी कोल्ड है, तो जब हीट वाली सरफेस से कोल्ड वाली सरफेस में टेम्परेचर जाएगा तो जो कोल्ड वाली सरफेस होगी
वो गर्म होने लगेगी। इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो भी हमारा गर्म होने लगता है। अब जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो रहा है तो उसे ठंडा होने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कूलिंग ट्यूब्स लगा देते हैं। कि यहाँ पे देखोगे कि ट्रांसफार्मर्स के किनारे किनारे विंग्स सी लगी होती हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो विंग्स लगी होती हैं ट्रांसफार्मर्स के कोने कोने में, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग ट्यूब्स कहते हैं। इनसे होता क्या है कि आपको पता है जब भी कोई चीज गर्म होती है तो गर्म वाली चीज कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। क्यों ना एयर हो, क्यों ना तुम्हारा लिक्विड हो, कुछ भी होता है तो गर्म वाली चीज क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का वो गर्म होता है तो वो क्या होता है, ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने से क्या होता है, यहाँ पे ये ट्यूब्स खुली हुई हैं, देखोगे ट्यूब्स क्या है, खुली हुई हैं। तो यहाँ से जो ट्यूब्स के थ्रू ये ऑयल एंटर कर जाता है। अब ये देखो जो ट्यूब्स हैं ये किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से इन ट्यूब्स में जो ऑयल हमारा फ्लो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाता है तो ऑयल फिर से नीचे आ जाता है और फिर से इस तरीके से हमारा रोटेट करता रहता है। थोड़ा सा मैं अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझ में आएगा। देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑयल है, यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। तो वाइंडिंग्स गर्म हुई, वाइंडिंग्स के गर्म होने से ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ और ट्रांसफार्मर ऑयल कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जब जाता है तो यहाँ पर से ट्यूब्स के थ्रू ये क्या होता है, एंटर कर जाता है। अब ये ट्यूब्स किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। और एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से जो इन ट्यूब्स में ऑयल गया होगा ना वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद क्या होता है, फिर से अगेन ये वाला जो ऑयल होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर में टैंक में एंटर कर जाता है और फिर से ये इसी तरीके से रोटेट करता रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, कूलिंग ट्यूब्स का काम होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग ट्यूब्स देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लोड होने की वजह से जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगती हैं और ये जो हमारी कूलिंग ट्यूब्स होती हैं ये फेल्योर हो जाती हैं एक स्टेज में आने के बाद में। तो इससे बचने के हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, देखो जब भी कोई चीज़ हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है उसका एरिया। जैसे कि अगर हम मान लो पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसका क्या होता है कि जो मास होता है वो हमारा बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो हमारा ऑयल होता है ना, जब ये गर्म होने लगता है तो इसका ऑयल जो होता है वो बढ़ने लगता है, अपने में एक्सपेंड करने लगता है। तो ऐसे होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा टैंक है वो टैंक हमारा ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीजनरी हम लोग एक टैंक और प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक हम लोग कह रहे होते हैं ना। तो होता क्या है कि जैसे हमारी वाइंडिंग गर्म हुई, वाइंडिंग के गर्म होने से हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ। अब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होने की वजह से क्या होगा कि ये एक्सपेंड करने लगा ऑयल। तो एक्सपेंड जब करेगा ना तो ये एक्सपेंड करेगा इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ इस टैंक में चला जाएगा। ठीक है, अब ये टैंक क्या करता है कि थोड़ा सा ऑयल को अपने अंदर कंजर्व करके रखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके जब कभी हमारा लोड कम होगा तो जो हमारा गर्म हुआ ऑयल था जो एक्सपेंड कर गया था बहुत ज़्यादा, तो वो ठंडा होगा। अब ठंडा होने की वजह से फिर से वो ऑयल सुकड़ने लगेगा, अपने पुराने आयतन में वापस आने लगेगा। तो जो हमारा ऑयल इस कंजर्वेटर टैंक में गया था अगेन ये रिटर्न होकर के इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा एक ऑक्सिलरी टैंक होता है जो कि बढ़े हुए ऑयल को, जब लोड बढ़ता है तो बढ़े हुए ऑयल को ये अपने में स्टोर कर लेता है और जब हमारा फिर से लोड कम होता है तो ये फिर से अगेन यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब हम कोई टैंक है, इस टैंक में हम कोई लिक्विड मान लो डाल रहे हैं तो इसमें पहले से एयर भरी हुई होगी। अब जब हम लिक्विड डाल रहे हैं तो एयर क्या होगी, बाहर जाएगी, राइट, एयर बाहर जाएगी। अब इसका अगेन उल्टा करते हैं, जब हम यहाँ से हम क्या डाल रहे थे, लिक्विड, और यहाँ से क्या निकल रही थी, एयर। अब हम अगेन उल्टा करते हैं कि जब हम लिक्विड इससे ले रहे हैं, समझना कि एक कोई हमारा टैंक है, ये एक हमारा टैंक है, इसमें जब हम लिक्विड डालेंगे तो एयर क्या होगी, बाहर जाएगी ना, इसके अंदर कुछ एयर भरी होगी, लिक्विड डालेंगे तो एयर हमारी बाहर जाएगी। अब इसी तरह जब हम लिक्विड इससे बाहर लेंगे तो एयर इसमें क्या होगी, अंदर जाएगी। तो ऐसा करने के लिए यही जो प्रोसेस होता है ये कंजर्वेटर टैंक में भी होता है। कि जब हमारा ऑयल था, ट्रांसफार्मर का जो टैंक का ऑयल था वो हमारा कंजर्वेटर टैंक में जब जा रहा था तो हमारा जो लिक्विड था
वो हमारा एंटर किया तो इस कंजर्वेटर टैंक में जो एयर थी वो हमारी बाहर जाएगी। तो बाहर कैसे जाएगी, ये देखोगे आप एक ब्रीदर के लिए, यहाँ पे जो ब्रीदर दिख रहा है ना आपको, ये ब्रीदर है ना। तो ब्रीदर का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ब्रीदरिंग करना, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सांस ले रहे हैं उसको ब्रीदरिंग कराओ। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये ब्रीदर लगा होता है। तो ब्रीदर के लिए एक हमारी पाइप जा रही होती है। तो इससे होता क्या है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड हो करके हमारा कंजर्वेटर टैंक में, तो जो कंजर्वेटर टैंक में एयर भरी होती है ना, वो कहाँ पे से निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में ब्रीदर के थ्रू निकल जाती है, राइट। अब सपोज जब हमारा लोड कम हुआ तो फिर से ऑयल जो है वो रिटर्न होकर के अपने टैंक में वापस आएगा, ट्रांसफार्मर टैंक में, राइट। तो जो फिर से हमें एयर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से ऑयल जो है वो अगेन हमारा नीचे चला गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एयर भर जाएगी। अब एयर भरने के लिए हमें फिर से एयर चाहिए, तो एयर कहाँ से आएगी, ये ब्रीदर के थ्रू आएगी, ब्रीदर। तो ब्रीदर क्या करता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, उसको प्योर करके ट्रांसफार्मर में अंदर भेज देता है, ठीक है। अब ऐसा क्या प्रोसेस है, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये क्या है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, तो इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से अगेन आप रिटर्न करके देखोगे तो एक प्रोसेस में चीज़ें बनती चली जाती हैं। हालांकि मैं फिर से अगेन आपको रिवाइज कराऊंगा, देन आपको मैं फिर थ्योरी के ऊपर लेके चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या हुआ कि टैंक में से जब हमारा ऑयल वापस अपने इधर साइड में गया मेन टैंक में, तो हमें ज़रूरत थी हवा की, एयर की ज़रूरत थी। तो एयर कहाँ से आएगी, ब्रीदर से एयर हमारी आएगी। तो ब्रीदर क्या करता है कि इसको कंजर्वेटर टैंक को एयर प्रोवाइड करता है। अब एयर क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जिसमें कोई भी ऐसे अशुद्धि ना मिली हो या फिर कोई भी कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो सब ना मिले हों, तो ऐसी एयर होनी चाहिए। तो ऐसी एयर कौन प्रोवाइड करता है, ब्रीदर प्रोवाइड करता है। एक तरीके का ये फिल्टर की तरह काम करता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक हमारी एयर होती है, जो जिसे हम सांस लेते हैं, तो उसमें से जो नमी होती है ना, तो नमी को ये सोख करके ये कंजर्वेटर टैंक को दे देता है हवा, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है कि जो ब्रीदर होता है, तो ब्रीदर क्या करता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसमें से नमी को सोख करके क्या करता है, कंजर्वेटर टैंक को हवा दे देता है। अब वो नमी क्यों सोख रहे हैं, इसका पीछे का भी रीज़न है कि अगर जो हमारा कंजर्वेटर टैंक में या फिर ये जो मेन टैंक में ऑयल भरा हुआ है, इसमें अगर नमी आ जाएगी तो क्या होगा, जो इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया था कि जो ऑयल होता है ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है वाइंडिंग में, तो वो इंसुलेशन प्रॉपर्टी हमारी कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, नमी को हम दूर रखते हैं। तो नमी को दूर रखने के लिए क्या करते हैं, जब हमें हवा चाहिए होती है कंजर्वेटर टैंक में, तो हम क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज़ करते हैं। अब ब्रीदर में ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से वो नमी को सोख लेता है, तो इसमें सिलिका जेल होता है, ठीक है। वो सब आगे का जब मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तब आपको बता दूंगा, ठीक। तो अभी इस तरीके से देखा कि ब्रीदर किस तरीके से रिलेट करता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार अगेन रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे के नेक्स्ट पॉइंट्स में जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया वो ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है। ट्रांसफार्मर टैंक सभी चीज़ों को अपने उसमें होल्ड करके रखता है, मतलब कि अपने सभी जितने भी वेरियस पार्ट्स होते हैं उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है, ठीक है, अपने ऊपर। कोर क्या होती हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या फिर जो भी हमारी मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं एक जगह से दूसरी वाइंडिंग तक की ले जाने के लिए हमारा कोर का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वाइंडिंग्स क्या होती हैं वो आपको प्रॉपर पता है कि ये जो लपेटी हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं, वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल तो जो हमारे इसको कूलिंग प्रोवाइड करते हैं वाइंडिंग को और साथ में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ठीक है। कूलिंग ट्यूब्स क्या होती हैं, जब ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा गर्म होने लगता है ड्यू टू लोड, जब लोड हमारा बढ़ता है तो हमारी वाइंडिंग्स गर्म होंगी। अब वाइंडिंग्स गर्म होंगी तो उसको ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारी कूलिंग ट्यूब्स होती हैं। कभी कभी कूलिंग ट्यूब काम नहीं करती हैं या फिर इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाती कि ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा कर सके, तो उसके इमरजेंसी के लिए क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सपेंड हुआ यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ना, वो हमारा कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी टैंक में अगर ऑयल जा रहा है तो उससे एयर पास होगी, तो एयर पास होने के लिए क्या होता है, ब्रीदर होता है। तो ये ब्रीदर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ब्रीदर से हमारी एयर पास हो जाती है। अगेन जब इससे ऑयल हमारा रिटर्न होता है टैंक में, तो हमारा जो ब्रीदर होता है ना, वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में से मॉइस्चर को हटा करके प्योर एयर को हमारे कंजर्वेटर टैंक में भर
देता है और यहाँ से हमारा ऑयल वापस इसमें चला जाता है। ठीक है, अब ब्रीदर ऐसा कैसे करता है, वो उसमें क्या होता है, सिलिका जेल पड़ा होता है। सिलिका जेल मेरे को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे माउस से लिखना होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, वो मैंने आपको आगे स्लाइड में लिखा हुआ है आपको दे दिया है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिलिका जेल होता है ब्रीदर में, आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अब मान लो बहुत ज़्यादा लोड हो गया। अभी तक की क्या था, एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स थे वो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे थे। अब ऐसा समझिए कि ट्रांसफार्मर्स पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया और उसकी वजह से जो ये सर्कुलेशन था ना, जो ट्रांसफार्मर ऑयल का, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लगा। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अगर ट्रांसफार्मर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो कोई एबनॉर्मल कंडीशन आई है। आपको ये समझना है कि अगर ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लगा किसी वजह से तो कोई एबनॉर्मल कंडीशन आई। तो एबनॉर्मल कंडीशन आई है तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं अपने ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ऑफ करना होगा। अब इस सप्लाई को ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिकली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनता है, वो बनता है बुकोल्स रिले के थ्रू। तो बुकोल्स रिले क्या होती है, बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, यहाँ पे देखोगे मैं थोड़ा सा ये सभी चीज़ें इरेज कर देता हूँ, इससे नेक्स्ट जो मैं चीज़ें बनाऊँ तो वो आपको आसानी से यहाँ पे विजिबल हो। रुक जाइएगा, मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बुकोल्स रिले के बारे में पढ़ रहे थे। तो बुकोल्स रिले क्या होती है, ये देखोगे बुकोल्स रिले लिखी हुई है। तो बुकोल्स रिले क्या होती है, ये हमारी मेन टैंक ये आपको देख रहा है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई होती है। जब किसी एबनॉर्मल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड करने लगता है तो बुकोल्स रिले हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ऑफ कर देती है और शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी हमारा एबनॉर्मल कंडीशन होने से बचाती है। तो बुकोल्स रिले क्या होती है, एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस होती है, सेफ्टी गैजेट होता है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को एबनॉर्मल कंडीशन से बचाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बहुत सारी जगह पे लगा होता है। जैसे पब्लिक एरिया में लगे होते हैं, आपने देखा होगा पोल्स में लगे होते हैं काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ का जो ऑयल होता है ना वो एक्सपेंड कर रहा होता है। अब सपोज करो कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, सभी चीज़ें फेल्योर हो गई कि यहाँ की जो विंग्स थी वो भी कूल नहीं कर पा रही ऑयल को। कंजर्वेटर टैंक में भी ऑयल जो जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिट में हो चुका है, मतलब कि कंजर्वेटर टैंक भी अपना फुल हो चुका है। ठीक है, और जो बुकोल्स रिले है वो भी किसी वजह से, देखो ये भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है तो वो फेल्योर हो सकता है। तो बुकोल्स रिले किसी वजह से फेल्योर हो गई और कंजर्वेटर टैंक भी अपने पूरी लिमिट में फुल हो चुका है। वो यहाँ पे समझो कंजर्वेटर टैंक भी अपनी पूरी लिमिट में फुल हो गया और विंग्स भी अपना काम कर रही हैं लेकिन उतना एप्लीकेबल नहीं है और ट्रांसफार्मर ऑयल अभी भी एक्सपेंड होता ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा पब्लिक एरिया में ही। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्लोजन वेंट का भी यूज़ करते हैं। तो ये लगा है एक्सप्लोजन वेंट, ये इस तरीके से यहाँ पे ऊपर साइड में लगा होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लगता है तो ये एक्सप्लोजन वेंट में एक हमारी यहाँ पे पतली सी रबड़ की बॉल लगी हुई होती है। तो जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर ऑयल एंटर करता है और उस जो बॉल लगी हुई होती है उसको बाहर फेंक देता है और यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि एक्सप्लोजन वेंट का काम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो अंदर की एबनॉर्मल कंडीशंस हो रही हैं कि ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, टेम्परेचर गेज से देख सकते हैं। ये देखोगे टेम्परेचर गेज एक मीटर होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी वाइंडिंग है उसका हमारा टेम्परेचर क्या है, जिसका नाम होता है WOI। ये हालांकि आपके सिलेबस में से काफ़ी बड़ा चीज़ है लेकिन इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। वाइंडिंग का टेम्परेचर बताने के WOI मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर गेज क्या होता है, हालांकि इसको टॉपिक को स्किप करो, हटाओ। ये
अभी मत आप समझो, ठीक है। टेम्परेचर गेज के बारे में अभी समझो। टेम्परेचर गेज क्या होता है? टेम्परेचर गेज आपको दो तरीके की टेम्परेचर के बारे में बताता है कि जो आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है, और साथ में आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है ना वो क्या चल रहा है, वो कौन बताता है? टेम्परेचर गेज बताता है। इसी तरीके से टैंक आउटलेट, अब सपोज करो कि ये जो प्रोसेस है वो कई बार हो चुका है और ब्रीदर किसी वजह से खराब हो गया, और ब्रीदर की वजह से यहाँ पे क्या हो गई, नमी चली गई है, अंदर ट्रांसफार्मर में नमी चली गई और ऑयल हमारा क्या हो गया, खराब हो गया है। अब हमें ऑयल को चेंज करना है, तो हम लोग ऑयल को कैसे चेंज करेंगे? ट्रांसफार्मर को पूरा खोलेंगे तो नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नीचे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बाहर निकास नली होती है जिसे हम लोग टैंक आउटलेट कहते हैं। तो टैंक आउटलेट के हम नोजल को खोल देंगे और जो भी हमारा ऑयल यहाँ पे भरा होगा ना वो सभी हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है बुशिंग। तो बुशिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर्स में जो हमारे तार आकर के ऐसे मिलते हैं ना, तो वो किसी न किसी एक चमकदार क्या कह सकते हैं, चॉकलेटी रंग के उनसे होके गुजरते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? बुशिंग कहते हैं, ठीक है। बुशिंग्स क्या होती हैं कि ये जो हमारे वायर्स आ रहे होते हैं, वायर्स आएंगे और इसके अंदर से ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखोगे अगर थोड़ा सा मैं जूम करूँ इसको, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे से देखोगे आप कि ये जो तार है ना ये बिल्कुल बुशिंग के मिड से आ रहा है ना, बुशिंग के बिल्कुल मिड से आ रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये काम करता है, बुशिंग काम करती है। तो जो हमारा तार आ रहा होता है वो हमारा क्या होता है, नेक्ड होता है, बिल्कुल खुला हुआ तार होता है। तो बुशिंग के थ्रू ये इसके अंदर से बिल्कुल सीधे होते हुए चला आता है। इससे क्या होता है कि ये जो तार होता है ट्रांसफार्मर की बॉडी से ना टच हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बुशिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा तार होता है जो इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी वो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी से ना टच हो, इसके लिए हम लोग बुशिंग का यूज़ करते हैं। टैप चेंजर क्या होता है? देखो जब लोड हमारा घटता बढ़ता है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, वाइंडिंग के टैप को भी चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप चेंजर का यूज़ करते हैं। छोटे कंसेप्ट में अगर आपको बताऊँ, देखो मैंने अभी आपको स्टेप अप स्टेप डाउन तो नहीं बताया, लेकिन चलो एक बार कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, राइट, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अब हमारा लोड का रिक्वायरमेंट कुछ है, ठीक। अगर हमें अभी लोड का रिक्वायरमेंट कम है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें लोड का रिक्वायरमेंट कम है तो हम लोग कम वाइंडिंग्स को इसमें लगा देंगे और हमारा जो भी लोड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही होगी। अब अगर हमारी लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे एफिशिएंसी के साथ में ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। देखो एक चीज़ आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, तो ध्यान रखना। कोई भी अगर मशीन है हमारी, अगर कोई भी हमारी मशीन है उसको हम जल्दी जल्दा मतलब कि रेयरली केस में ही सिर्फ फुल एफिशिएंसी के में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी हमारी मशीन है तो उसको फुल एफिशिएंसी में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक। इसका कारण क्या होता है, अगर हम पूरी एफिशिएंसी में उसको यूज़ कर लेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टैप चेंजर देते हैं। जितना हमें ज़रूरत होती है वोल्टेज की आउटपुट में हम उतना ही वोल्टेज लेते हैं, बाकी वोल्टेज क्या करते हैं हम लोग टैप चेंजर के थ्रू कम कर देते हैं। बाकी जब जरूरत पड़ती है तो हम फिर उसे फुल एफिशिएंसी में भी ला सकते हैं बिना अंदर की वाइंडिंग को छेड़े हुए। बाहर से एक टैप चेंजर ऐसे करके लगा होता है तो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो जितने टर्म्स थे मैंने जो आपको ये एक स्टोरी सी बताई, इस स्टोरी में के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार फिर से ये स्टोरी एक देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो रिटर्न फॉर्मेट में है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे देखो ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, मैं मार्क हाईलाइटर ले लेता हूँ। द ट्रांसफार्मर टैंक इज द एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है, एक तरीके का डब्बा होता है जो कि हमारा क्या होता है, द ट्रांसफार्मर टैंक इज द एनक्लोजर दैट हाउस द ट्रांसफार्मर्स कंपोनेंट्स। देखो जो मैंने बताया था ना कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बाकी, तो उनको क्या करता है, हाउस करता है, मतलब कि अपने ऊपर आधारित रखता है, ठीक है। इट इज टिपिकली मेड ऑफ स्टील और एल्युमिनियम। तो स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है टैंक, एंड इज फिल्ड विथ ऑयल टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। तो ये जो होता है ट्रांसफार्मर टैंक वो क्या होता है, ऑयल से भरा होता है और इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करता है किसे, वाइंडिंग को। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कोर। द कोर इज द हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मैंने आपको बताया था, इंट्रो भी बताया था जब, तो मैंने कोर के बारे में बताया था कि कोर क्या होता है कि ये हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। इट इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो हमारे
मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक लाइंस को अपने से फ्लो होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, जैसे CrGO हो गया और हमारा सिलिकॉन स्टील हो गया, आयरन हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज आयरन एंड स्टील, है ना। तो सिलिकॉन स्टील इससे बना होता है कोर। ठीक, तो कोर क्या होता है, हार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जैसे आयरन स्टील, एंड प्रोवाइड द पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स टू फ्लो। हाँ, वही चीज आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। द कोर इज टिपिकली मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस ऑफ मटेरियल्स। आई होप कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा कोर होता है वो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको लैमिनेशंस, थिन लैमिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, विच आर स्टैक्ड टुगेदर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो मैंने बताया था कि जो एडी करंट लॉस होते हैं उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, ये कोर्स को हम थिन लैमिनेशंस में बनाते हैं। तो ठीक, कोर भी कंप्लीट हो गया, ट्रांसफार्मर टैंक भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स को एक बार फिर से दिखाता हूँ। कूलिंग ट्यूब्स, ये देखो कूलिंग ट्यूब्स क्या होती हैं, ये जो विंग्स से लगी होती है ना ट्रांसफार्मर में, इन्हीं को कहते हैं कूलिंग ट्यूब्स। तो कूलिंग ट्यूब्स क्या होती हैं, द कूलिंग ट्यूब्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर हीट, क्या होता है, ट्रांसफर हीट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग्स टू द सराउंडिंग एयर और ऑयल। तो जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जो हीट थी ना, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जो हीट थी, उस हीट को एयर में ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है ना। जो ट्रांसफार्मर पहले जो वाइंडिंग की हीट थी, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखना, जो वाइंडिंग की हीट थी, वाइंडिंग की हीट को पहले ट्रांसफर करते थे हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल में, और जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता था वो कहाँ पे जाता था, इन ट्यूब्स के थ्रू होकर गुजरता था, जिससे जो उसकी हीट होती थी वो एयर में हमारी ट्रांसमिट हो जाती थी। तो ये वो चीज़ लिखी हुई है, द ट्रांसफर हीट फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग टू द सराउंडिंग एयर, है ना। तो इन कूलिंग ट्यूब्स का यही यूज होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करती हैं। द कूलिंग ट्यूब्स आर टिपिकली मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। तो जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं वो कॉपर एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं, एंड आर फिल्ड विथ ऑयल। तो ऑयल से क्या होती हैं, भरी हुई होती हैं हमेशा। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, द ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड टू इंसुलेट द वाइंडिंग फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होता है, इंसुलेट करने के लिए, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ना तो वाइंडिंग्स को, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका क्या काम होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है वाइंडिंग्स के बीच में, एंड फ्रॉम द कोर। तो कोर और वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एंड टू कूल द ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको ठंडा करने का भी काम क्या करता है, हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल करता है, राइट। द ट्रांसफार्मर ऑयल इज टिपिकली अ हाई ग्रेडेड मिनरल। यहाँ पे देखिएगा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो क्या होता है, टिपिकली अ हाई ग्रेडेड मिनरल ऑयल। तो जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो हमारा मिनरल ऑयल, मतलब कि जो हमारा वास्तविक या फिर प्राकृतिक तेल जो होता है उससे मिलकर के बना होता है। मिनरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक तेल से मिलकर के बना होता है। दैट इज फायर रेजिस्टेंट, मतलब कि जो आग का लगने का प्रतिरोधी होता है, मतलब कि इस जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसमें आग जल्दी नहीं लगती है, ठीक है। एंड हैज गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो दो काम करता है। पहला क्या करता है, वाइंडिंग्स को कूल करता है, साथ में दूसरा क्या काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने का जो वो होता है उसका यही कारण है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है, इस वजह से ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाता है, राइट। तो इस बात को याद रखना। बाकी ट्रांसफार्मर ऑयल का एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आग जल्दी नहीं लगती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, बुशिंग। द बुशिंग इज द हाई वोल्टेज इंसुलेटर। तो बुशिंग क्या होता है, एक तरीके का इंसुलेटर ही होता है जो कि हाई वोल्टेज पे काम करता है। दैट इज यूज टू कनेक्ट द ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं उनको बाहर के कनेक्शन से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग का यूज़ करते हैं। मैंने अभी आपको जूम करके भी दिखाया था ना कि बुशिंग क्या करता है कि जो बाहर के हमारे नेक्ड आपके वायर आ रहे थे तो वो हमारे कहीं ट्रांसफार्मर के बॉडी पार्ट से ना टच हो जाएं, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, बुशिंग के थ्रू उसको लेके आते थे। तो बुशिंग उसको ट्रांसफार्मर के बॉडी पार्ट से टच होने से बचाती थी, ठीक है। द बुशिंग इज ट्रिपली मेड ऑफ पोर्सलिन। पोर्सलिन की बनी होती है। ये क्या होती है, एक तरीके का कुचालक होती है ना। पोर्सलिन एक हमारा मटेरियल
प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ अलग होता है, ठीक है। ये पोर्सलिन की बुशिंग बनी होती है एंड हाई ग्रेडियंट इंसुलेटर्स, तो एक तरीके के इंसुलेटर्स से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? द एक्सप्लोजन वेंट इज द सेफ्टी डिवाइस, है ना, क्या है, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है दैट इज यूज टू रिलीव प्रेशर इन द ट्रांसफार्मर टैंक, है ना। तो जो ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल की वजह से प्रेशर बन जाता है ना, मैंने आपको बताया था, तो वो क्या होता है, रिलीव करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट का हम लोग यूज करते हैं। इन द इवेंट ऑफ द इंटरनल फॉल्ट, है ना, तो जो इंटरनल फॉल्ट या फिर कोई भी हमारा लोड बढ़ने लगता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इवेंट नहीं प्रिवेंट होगा, यहाँ पे पील कर लीजिएगा, प्रिवेंट एन इंटरनल फॉल्ट, हाँ। द एक्सप्लोजन वेंट इज टिपिकली मेटल पाइप, हाँ, मेटल पाइप होता है, आपको पता है कि वही स्टील और आयरन का बना होगा। दैट इज कनेक्टेड टू द टैप टू द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक, है ना। तो जो हमारा ये होता है एक्सप्लोजन वेंट, वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, सबसे ऊपर कनेक्ट होता है। यहाँ पे ये देखोगे, ये एक्सप्लोजन वेंट जो है ना, ये देखोगे ये कहाँ कनेक्टेड, टॉप में बिल्कुल कनेक्ट है ना। तो ये टॉप में हमारा कनेक्ट होता है और क्या करता है, जो यहाँ पे ऑयल का प्रेशर बन जाता है तो उसको निकालने के लिए हमारा ये एक्सप्लोजन वेंट होता है, राइट। अब चलो देखते हैं बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले मैंने आपको बताया था, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस होती है दैट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स, हाँ, जो भी इंटरनल फॉल्ट्स होता है, जैसे कि हमारा लोड बहुत ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके का इंटरनल फॉल्ट है, तो इसको डिटेक्ट करने का काम करती है इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में, है ना, द बुकोल्स रिले इज टिपिकली फ्लोट स्विच, है ना। तो एक तरीके की क्या होती है, फ्लोट स्विच होती है। फ्लोट स्विच का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मतलब कि एक होता है स्विच, जो नॉर्मली स्विच होते हैं हमारे, है ना, और फ्लोट स्विच क्या होते हैं कि प्रेशर से लगते हैं, ठीक। फ्लोट स्विच जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी टंकियों में एक वो रखते हैं कि फ्लोट वाला लेवल रखते हैं कि इतना पानी भर जाएगा तो फिर वो बजर बजने लगता है। तो इसी तरीके ये भी होती है कि जब हमारा लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बजर बजा देती है एक तरीके से, तो उसी को कहते हैं फ्लोट स्विच, है ना। दैट इज इमर्ज्ड इन द ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल्स में ये इमर्ज्ड रहती है। व्हेन अ फॉल्ट ऑकर द ऑयल लेवल इन द वुकोल्स रिले राइज, है ना, तो जो ऑयल लेवल होता है वुकोल्स रिले का बढ़ता है, विच एक्टिव्स द फ्लोट स्विच, तो वही फ्लोट स्विच जो होता है वही लेवल देखता हुआ बता देता है कि भाई ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा लेवल हो गया है और अब क्या कर दो, ट्रांसफार्मर को बंद कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर को बंद कर देती है और एक सिग्नल बजा देती है, ठीक। एंड ओपन्स द सर्किट ब्रेकर टू डिस्कनेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द पावर सप्लाई। तो भाई मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी बुकोल्स रिले होती है, एक छोटी सी समरी समझना बुकोल्स रिले का, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बुकोल्स रिले क्या करती है, एक तरीके की फ्लॉट स्विच है। फ्लॉट स्विच का मतलब क्या होता है कि जब हमारा, जैसे मान लो फ्लॉट जो होता है, फ्लॉट का मतलब समझना, ये एक लेवल को सेंस करते हैं, ये वाले स्विच जो होते हैं, फ्लॉट स्विच जो होते हैं, वो एक लेवल को सेंस करते हैं। मान लो यहाँ पे एक हमारी टंकी है, राइट, ये टंकी है, इसमें टंकी में इतना पानी है और यहाँ पे हमने फ्लॉट स्विच लगा रखा है, ठीक है। इसमें फ्लॉट स्विच जो होता है वो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। अब जब ये टंकी का पानी हमारा इस लेवल में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, फ्लॉट स्विच एक हॉर्न बजा देगा। तो यही चीज़ हमारे ट्रांसफार्मर में भी होती है। जो हमारी बुकोल्स रिले होती है वो एक तरीके की फ्लॉट स्विच होती है जो कि सेंस कर रही होती है ट्रांसफार्मर के ऑयल के लेवल को। जब हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करती है कि जो मेन सप्लाई होती है, जो मेन सप्लाई होती है वो हमारी डिस्कनेक्ट कर देती है। तो पावर सप्लाई को क्या करता है, ये डिस्कनेक्ट कर देती है। तो यही काम हमारे क्या करती है, बुकोल्स रिले करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, द कंजर्वेटर टैंक इज अ स्मॉल टैंक दैट इज कनेक्टेड टू द मेन टैंक। तो मेन टैंक के साथ में कनेक्टेड होता है, एक बार देख लेना। तो ये क्या है, हमारा कंजर्वेटर टैंक है, राइट। कंजर्वेटर टैंक कहाँ से कनेक्टेड है, मेन टैंक से कनेक्टेड है, राइट। तो ये द कंजर्वेटर टैंक इज स्मॉल टैंक दैट इज कनेक्टेड टू द मेन टैंक। द कंजर्वेटर टैंक हैज टू मेंटेन द ऑयल लेवल, है ना। तो जो आपको बताया था कि जब हमारा ऑयल बढ़ता है तो हमारा वो कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। तो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है इन मेन टैंक एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर ऑयल एक्सपेंशन। तो जब हमारा ऑयल एक्सपेंड करता है तो उसमें को हम लोग ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि क्या होता है कभी कभी कि जो हमारा
ट्रांसफार्मर होता है कहीं से मान लो लीक हो गया, राइट, अगर कहीं से ट्रांसफार्मर हमारा लीक हो गया और उससे हमारा ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो हमारा निकलने लगा, बाहर चल जाने लगा धीमे धीमे से, तो क्या होगा कि जो ये ऑयल था, ये ऑयल हमारा बाहर जाने लगेगा, तो ऑयल की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, ट्रांसफार्मर में कमी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे कंजर्वेटर टैंक में ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा ऑयल भरा हुआ रहता है, तो ये क्या करता है, फिर वो एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता है, जिससे इसमें कमी भी ना हो पाए। ठीक, तो कंजर्वेटर टैंक दो मेनली काम करते हैं। जब कभी हमारा जो मेन टैंक में जो ऑयल होता है वो एक्सपेंड करने लगता है ना, तो वो जो ऑयल होता है वो कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। और इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा ऑयल है वो हमारा कम होने लगा इसमें मेन टैंक में, तो कंजर्वेटर टैंक इसे अगेन से हमारा ऑयल प्रोवाइड करता है। तो कंजर्वेटर टैंक में भी कुछ ना कुछ ऑयल अपना अलग से भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देखते हैं ब्रीदर क्या बोल रहा है। ब्रीदर क्या कहता है कि द ब्रीदर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू अलाउ एयर टू एंटर एंड एग्जिट ट्रांसफार्मर टैंक, है ना। तो वही मैंने आपको बताया था कि जो ब्रीदर होता है ये क्या होता है, एक तरीके की सांस नली सी होती है जो कि अलाउ करती है कि यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में हवा जाए। हाँ, तो ब्रीदर का बेसिकली और क्या काम होता है कि जो हमारी एयर होती है उसमें से नमी को, जो मॉइस्चर होता है उसको हटा करके यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में भेजती है। कैसे भेजती है, सिलिका जेल लगा होता है। हाँ, तो द ब्रीदर इज typically a filter that prevents contaminants from entering the transformer tanks, मतलब कि जो भी आपकी अशुद्धियाँ होती हैं तो उसको जाने से बचाती है ब्रीदर, राइट। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज क्या होता है कि द टेम्परेचर गेज इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसको देखने के लिए हमारा क्या होता है, टेम्परेचर गेज लगा होता है। द टेम्परेचर गेज इज टिपिकली लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक। तो ट्रांसफार्मर टैंक के साइड में लगा होता है, यहाँ पे देखोगे ये लगा हुआ है टेम्परेचर गेज, राइट। अब देखते हैं टैंक आउटलेट। टैंक आउटलेट का बेसिकली वही काम है कि ट्रांसफार्मर के जो ऑयल होता है उसको बाहर करने के लिए हमारा टैंक आउटलेट का यूज होता है, ड्रेन द ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। टैप चेंजर क्या होता है, टैप चेंजर का वही मैंने आपको काम बताया कि जब आपका लोड होता है, वेरी करता है, तो उसके हिसाब से अपने वोल्टेज को भी वेरी कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैप चेंजर का यूज़ करते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो टैप चेंजर होता है ना वो हमारा हमेशा सेकेंडरी साइड में लगाया जाता है। ठीक है, तो जो टैप चेंजर होता है वो हमेशा सेकेंडरी साइड में लगाया जाता है, ये हमारा होता है। बाकी टैप चेंजर भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो HV और LV साइड में लगाया जाता है, वो बहुत एडवांस चीज़ है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो टैप चेंजर हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, द टैप चेंजर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू चेंज द वोल्टेज रेशियो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। दिस इज यूज फुल फॉर एप्लीकेशन वेयर द वोल्टेज नीड्स टू बी एडजस्टेड। हाँ, तो लोड के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करना होता है, तो उस जगह पे ये यूज़ किया जाता है। द टैप चेंजर इज टिपिकली लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि जो मैंने आपको मेन पार्ट्स लिए थे स्टार्टिंग में कि मैं इन सभी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आ गए होंगे। जाहिर सी बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी ये वीडियो इतना लंबा बनाने की ज़रूरत थी कि आपको ये सभी चीज़ें बेसिकली कंसेप्ट समझ में आए। तो आगे की अनाउंसमेंट ये है कि इस सिलेबस को, इतना ब्रॉड सिलेबस को देखते हुए हम एक ई बुकलेट तैयार कर रहे हैं जिसको हम लोग रिवीजन बुकलेट के नाम से जानते हैं। हम लोग इसे रिवीजन बुकलेट कहते हैं। तो ये बुकलेट क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के समय में जो आपको रिवीजन करना होगा वो आपको इसी बुकलेट से करना होगा। तो इसमें क्या है, जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जितने भी आपको कंसेप्ट वगैरह बता रहा हूँ वो सभी कंसेप्ट वगैरह सब एक ही ई बुकलेट में आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस मैंने रखा है 19 रुपये। जैसे आपके सिलेबस कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, वो आपको बुकलेट इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये जो मैं आपको स्लाइड पढ़ा रहा हूँ इसको का भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो आज की स्लाइड पढ़ रहे हो इसको आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, स्लाइड्स तो जैसे मैं लेक्चर्स काफ़ी सारे ले रहा हूँ ना, तो लेक्चर्स काफ़ी सारे लेने के साथ में स्लाइड्स भी काफ़ी सारी हो जाएंगी। तो अब रिवीजन टाइम पे आपको केवल दो चीज़ों का सहारा होता है, पहला आपके नोट्स, दूसरा आपका सहारा होता है कि आपके पास में कोई रिवीजन एक बुकलेट हो। तो नोट्स बनाना
हो तो आप बना सकते हो, वेरी गुड। अगर आप स्टूडेंट हो तो नोट्स आपको बनाने चाहिए, पर अगर किसी वजह से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप इस बुकलेट का यूज़ कर सकते हो। बुकलेट्स में आपको जो भी मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी चीज़ें एक जगह पे मेंशन्ड है और बहुत ईजी वे में मैंने आपको वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, और QR स्कैनर वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिला हुआ है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है तो उसे आप देख लीजिएगा। बाकी इन फ्यूचर हमारी और भी प्लानिंग है कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड सेकंड की एक एडवांस बुक हम बना रहे हैं, जिसमें आपको सभी बेसिक और छोटे से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल में आपको सभी कंसेप्ट बिल्कुल मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखे होंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो MCQ को टारगेट करने के लिए। साथ ही में प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल बुक, और साथ ही में अभी हम लोग एक और बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का होगा, जिसमें EIM के सब्जेक्ट को भी क्लियर कराया जाएगा, राइट। इसी के साथ में चलिएगा दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो को इतना देर तक की देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर से अगेन किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी आपके लिए एक और भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जाते जाते। अगर आप जॉब सीकिंग है, मतलब कि जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, तो आप मेरे लिंक्डइन पे आकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो इसमें आप आकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, राइट। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर के आप बात कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती तो यहाँ पे आके पूछ सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं आपके ईयर वाइज, तो उन्हें आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, कि जिससे क्या होगा, जो भी आगे की फर्दर नोटिफिकेशन हैं वीडियोज़ की या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ। इसी के साथ में जो भी PDF है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है, बाकी वहाँ पे मैंने आपको एक लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती तो डेडिकेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाकर के देख सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली आगे की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।